आप मनोज कमिस के पिछले अंक को अपने देश का गद्दार, हवा के बेटे और बम के गोले में पढ़ चुके हैं कि राम अपने दोस्त रहीम की बहन की शादी में पाकिस्तान के और मुसीबत में फंस गया। पाकिस्तान की हुकूमत से कब्जे में लेकर के उसके पिता कर्नल लगाव को ब्लैकमेल करना चाहते थे। रहीम के पिता मेजर आसिफ ने अपने बेटे रहीम के साथ राम को भारत भेजना चाहा, लेकिन सफल नहीं हो सके और गिरफ्तार कर लिए गए। हाँ, उन्होंने अपने पकड़े जाने से पहले राम रहीम को जरूर भगा दिया। राम रहीम ने एक खंडहर में पनाह ली और तय किया कि मेजर आसिफ को वे फौज की कैद से छुड़ाकर भारत निकल जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी योजना को अमल में लाते, उन्हें भी पाकिस्तान के नामी जासूस फन्ने खान ने गिरफ्तार कर लिया और मेजर आसिफ के साथ ही रेड कैंप में कैद कर लिया, जहां राम ने कर्नल राघव के नाम एक पत्र लिखवाया गया। मजबूरी में राम ने उनके कहे अनुसार पत्र लिख दिया, लेकिन साथ ही तय कर लिया कि वह उसी रात मेजर आसिफ और रहीम के साथ कैद खाने से फरार हो जाएगा। वे कैसे फरार होंगे, यह योजना भी उसने मेजर आसिफ और रहीम को बता दी और अब उसे बस रात होने का इंतजार था। आगे क्या होता है प्रस्तुत चित्रकथा हम पढ़े। रात के लगभग 1 बजे। अंकल, मैं फ्यूज उड़ाने जा रहा हूँ, आप दोनों अंधेरा होते ही शोर मचाना आरम्भ कर देना। आगे क्या करना है यह आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है बेटे, तुम अपना काम करो। राम स्विच बोर्ड के पास पहुँचा और जैसे ही अपने बोर्ड के नट खोलकर 2 विरोधी तारों को आपस में जोड़ा, तुरंत चारों ओर घटाटोप अंधकार छा गया और अंधकार के साथ ही हाय बचाओ बचाओ। कैदखाने के बाहर तैनात पहरेदार एकाएक ही बिजली के गुल होने पर कैदियों के चीखने चिल्लाने से बुरी तरह बौखला गए। जल्दी से दरवाज़ा देखकर उन कैदियों को क्या हुआ। उनमें से एक कैदी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अभी देखता हूँ कमबख्त बिजली को भी इसी समय जाना था। लेकिन जैसे ही वो दोनों द्वार खोलकर भीतर प्रविष्ट उफ, बचा हो रहे हो तो जमील की आवाज़ है, क्या हुआ उसे? जमील भाई कहाँ हो तुम? खटाक मर गया। शीघ्र ही रहीम के हाथ में भी एक गन लग गई और तीनों निर्भीकता से आगे बढ़ते हुए इमारत के मुख्य द्वार पर पहुंचे। लगता है फ्यूज उड़ गया, मेरा भी यही ख्याल है। खैर मैं देखता हूँ उसे, तुम जाकर सर्च लाइट ऑन करो। ठीक है अंकल, मौका अच्छा है। एक बिजली गुल होने की वजह से सभी बौखलाए हैं। इससे पहले कि लोग सर्च लाइट ऑन करें, हमें किसी जीप आदि के कब्जे में लेकर भाग निकल जाना चाहिए। मैं भी यही कहने जा रहा था। वो देखो, एक जीप वहीं आ रही है। यदि किसी प्रकार हम उस जीप को काबू पा लें तो हमारा काम आसान हो सकता है और मुझे विश्वास है कि वो जीप यहीं आए रुकेगी। आप ड्राइविंग सीट संभालने के लिए तैयार रहिए। अगले ही क्षण तीनों जीप पर सवार हुए और मेजर आसिफ ने पूरी गति के साथ उसे रेड कैंप के मुख्य द्वार की ओर दौड़ा दिया। राम बेटे, ये ठीक है? कुछ छोड़ो बाद जीप इमारत के सामने आकर रुकी। उसमें से एक सैनिक अफसर उतरकर इमारत की ओर बढ़ा। राम रहीम और मेजर आसिफ उसकी जीप से उतरते ही अपने स्थान पर दुबक गए थे, लेकिन जैसे ही आर्मी ऑफिसर इमारत में प्रविष्ट हो कुछ आगे बढ़ा, राम बिजली की सी फुर्ती के साथ उस पर टूट पड़ा। कड़ाक। तुम्हें इस पर आक्रमण करने की क्या जरूरत थी राम बेटे? यह कार्य हमारे लिए खतरा भी पैदा कर सकता था। खतरा तो अब पैदा होता जब मैं इसे बेहोश न करता। कुछ ही आगे पहरेदार बेहोश पड़े हैं। उन्हें देखकर इन्हें तुरंत संदेह हो जाता कि कोई गड़बड़ है और यह तब हमारे लिए मुश्किल पैदा कर देता। यह बात तो मेरे भी दिमाग में नहीं आई थी। वास्तव में तुम अपने पिता की तरह बेहद समझदार हो। तारीफ़ के लिए शुक्रिया। लीजिए यह कैप, अब आप पहन लीजिए। मेरे विचार से अब हमें समय नष्ट न करके तुरंत निकल जाना चाहिए। आइए जीप पर कब्जा करें। अगले ही पल तीनों जीप पर सवार हुए और मेजर ऑफिसर ने पूरी शक्ति के साथ उसे रेड कैंप के मुख्य द्वार की ओर दौड़ा दिया। राम बेटे,
यह ठीक है कि अंधकार होने की वजह से कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा, लेकिन द्वार पर खड़े सैनिक अवश्य रुकेंगे और हमें चेक करेंगे। तब आप चिंता न करें अंकल। रहीम की और मेरी गन उनके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहेगी। बस आपको करना यही है कि जीप को किसी भी हालत में न रोके, बेशक द्वार को ही तोड़कर क्यों न निकलना पड़े। तो क्या तुम उन पर गोली चलाओगे? हाँ, इससे तो सबका ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाएगा, जानता हूँ, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। मार्ग से कांटा साफ करने के लिए गोलियां चलानी ही पड़ेगी। तही रहीम की दृष्टि इकट्ठी पड़े एक बैग पकड़े। राम भैया ये देखो। वो हथगोले बहुत खुद। ये दोस्ती बम भी बहुत वक्त पड़ने पर हमारे बहुत काम आएगी। ठीक उसी समय चारों तरफ दिन जैसा उजाला फैल गया। ओह, इन्होंने सर्चलाइट ऑन कर दिया। अब क्या होगा? यहाँ के मुख्य द्वार कितनी दूर है अंकल? कुछ ही दूर। मैं अच्छी तरह देख रहा हूँ। द्वार बंद है और प्रहरी हमारी जीप की ओर ही देख रहे हैं। चिंता नहीं, अब हमें दस्ती बम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गेट को उड़ाने में यह कदम कारगर भी होगा साबित। जैसे जीप मुख्य द्वार के निकट पहुंची, गाड़ी रोकी जनाब। तभी राम रहीम की जीप से नीचे उतरे। उनके साथ हाथ एक साथ हवा में लहराए। बुम बड़ाम धड़ाम। दो ज़बरदस्त धमाकों के साथ गेट और उसके आसपास खड़े सैनिकों की धज्जियां उड़ गई, लेकिन तब तक राम रहीम पुनः जीप में बैठ चुके थे। क्योंकि उनकी बदकिस्मती से उस शक्तिशाली दस्ती बमों के प्रभाव से कुछ सैनिक फिर भी बच गए थे। जरूर उस जीप पर कुछ कैदी हैं जो भाग रहे। तुम लोग उनका पीछा करो, मैं कर्नल साहब को इस घटना की सूचना देता हूँ। यस सर। तुरंत ही उनका पीछा आरंभ हो गया। माय गॉड, हमारा पीछा किया जा रहा है। शायद कुछ सैनिक उनके विस्फोट की चपेट में आने से बच गए होंगे। आप जीप की गति बढ़ाए रखें अंकल। वक्त पड़ने पर हम उनसे निपट लेंगे। ठीक है। इधर गेट इंचार्ज ने अपने अफसर कर्नल अब्दुल्ला को सूचित किया। वे उस समय किसी आवश्यक काम से ऑफिस में थे। सर, मुझे लगता है उस जीप में कुछ कैदी निकल भागे हैं और बिजली भी गुल उन्होंने की होगी। खामोश। मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतने लापरवाह निकलोगे। क्या मैं तुम्हें इस बात की पहले चेतावनी नहीं दे चुका था कि ऐसी घटना कभी भी घट सकती, अतः तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना है। यदि उन्होंने ग्रेनेड का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वो कभी बचकर नहीं निकल पाते सर। एकाएक हुए हमले से हम लाचार होकर रह गए थे। अपनी बकवास बंद करो और मेरे साथ आओ। यस सर। शीघ्र ही कर्नल अब्दुल्ला गेट इंचार्ज जफर और कुछ सैनिकों के साथ उस इमारत के भीतर पहुंचा जहां राम रहीम और आसिफ को रखा गया था, लेकिन वहां का नज़ारा देखते उन सबको पैरों की धरती निकल गई। ओ माय गॉड, सारे पहरेदार बेहोश पड़े हैं। कहीं वे तीनों कैदी तो यहाँ से तो नहीं निकल भागे? जल्दी करो, उनकी काल कोठरी में। और जब उस कोठरी में वे पहुँचे जहाँ राम रहीम और मेजर आसिफ को रखा हुआ, तो दिल धक के कर गया। या खुदा, तीनों गायब, अब खैर नहीं। अबे गधो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से आसपास के इलाकों को चप्पे चप्पे में उनकी खोज करो, वरना ब्रिगेडियर खाल खंबे से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शीघ्र ही रेड कैंप में बहुत सारी जीपें और मोटरसाइकिलें निकली और चारों तरफ फैलकर राम रहीम और मेजर की खोज करने लगी। इधर मुझे तुरंत इस बात की खबर ब्रिगेडियर खान को देनी चाहिए, वरना मेरी इस गलती को वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। संपर्क स्थापित होने पर। सर, मैं कर्नल अब्दुल्ला नईम बोल रहा हूँ। कहो कर्नल, खैरियत तो है? आपके लिए एक बुरी खबर है सर। कैंप से राम रहीम और मेजर आसिफ भाग गए। व्हाट? क्या बकते हो? उत्तर में कर्नल ने सारी घटना बयान कर दी और बोला, सर, मुझे इस बात का बेहद खेद है, लेकिन आप चिंता न करें। हमारे सैनिक जल्दी से उन्हें खोज निकालेंगे। मैंने पूरी फोर्स उनके पीछे लगा दी है। शट अप एंड गो टू हेल। कहने के साथ ही ब्रिगेडियर खान ने संबंध विच्छेद कर दिया और फिर जल्दी जल्दी किसी और का नंबर मिलाने लगा। कर्नल को मैं फांसी चढ़ा दूंगा। कमबख्त ने सारे क्रिया कराए पर सब पानी फेर दिया। शीघ्र ही दूसरी ओर संपर्क स्थापित। हेलो फन्ने खां हियर। मैं ब्रिगेडियर खान बोल रहा हूँ। मिस्टर फन्ने खां,
और जनाब आप कहीं इतनी रात गए आपने फ़ोन क्यों किया? वो हिंदुस्तानी छोकरा रहीम और उसके बाप के साथ रेड कैंप से निकल भागा है। ओह नो सर, ये कैसे संभव हुआ? हमने तो कर्नल अब्दुल्ला नईम को इस संबंध में सख्त ऑर्डर दे रखे थे, लेकिन इन मूर्खों को इतनी समझ कहाँ है कि ये समझ सके राम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो रहा है। खैर, उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। तुम ऐसा करो, मेजर आसिफ के बंगले की निगरानी सख्त कर दो। मुझे विश्वास है मेजर आसिफ अपनी पत्नी के साथ वहाँ से भारत या किसी अन्य देश भागने की कोशिश करेगा, अतः वह अपनी बेगम को लेने अपने बंगले पर अवश्य जाएगा। ओह, लेकिन जनाब यह भी तो हो सकता है कि वो लोग फ़ोन द्वारा उन्हें कहीं और बुलवा लें। बच्चों जैसी बात मत करो। यदि ऐसा भी होता तो निगरानी करने वाला क्या अफीम खाकर बंगले के आसपास होते रहेंगे? समझ गया सर, आप निश्चिंत रहें, मैं स्वयं अब वहाँ मौजूद रहूँगा। सुनो फन्ने खा, इस वक्त गुप्तचरों का पहरा मेजर आसिफ के दामाद के घर पर भी लगवा दो। हो सकता है वे लोग वहाँ पनाह लेने की कोशिश करें। ठीक है सर। तब ब्रिगेडियर खान ने संबंध विच्छेद कर दिया। लेकिन फन्ने का उस समय इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम को फ़ोन करके कुछ आवश्यक निर्देश देने के बाद झटपट कपड़े बदलने लगा था। सत्यानाश हो कर्नल अब्दुल्ला का, उसकी ज़रा सी लापरवाही ने ना कि इतनी सरदर्दी पैदा करी। अब पता नहीं उन्हें पकड़ने के लिए कब तक जूते छटकाने पड़े। इधर गजब हो गया राम, पेट्रोल समाप्त हो गया। क्या? हिचकोले लेती हुई जीप एक स्थान पर स्थिर हो गई। अब क्या करें? आसपास छिपने की जगह नहीं है, जबकि पीछा करने वाले निकट आते जा रहे हैं। इसके अलावा अब कोई चारा नहीं कि हम उनका मुकाबला करें। अंकल, आज अपनी गन संभाल कर बाईं ओर झाड़ियों में पोजीशन लीजिए और मैं और राम दाईं ओर पोजीशन लेते हैं। मेजर आसिफ तुरंत अपनी गन लेकर बाईं ओर झाड़ियों की तरफ दौड़ा। राम और रहीम ने भी झट से दस्ती बमों से भरा बैग उठाया और अपनी अपनी गन लेकर दाईं ओर पोजीशन में दौड़े। रहीम, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। 100 बार बुज़दिली की ज़िंदगी जीने से एक बार बहादुरी की मौत मरना बेहतर समझता हूँ। बहुत खूब। पलक झपकती उन्होंने दाएं बाएं पोजीशन ले ली। तब तक पीछा करने वालों का काफिला भी वहाँ पहुँच चुका था। वे लोग यहीं कहीं आसपास छुपे हैं। जल्दी से उतरकर तुम्हें तलाशो, लेकिन सावधान रहना, उनके पास हथियार भी है। बोलने वाले को अपनी बात पूरी ही की थी कि राम और रहीम ने 2 हथगोले उनकी जीप के उछाल दिए। धड़ाम धड़ाम बूम। उनके आक्रमण से पहले कई सैनिक मौत के आगोश में पहुंच गए और बाकियों को ज़बरदस्त घबराहट फैल गई। पीछे हटो और सुरक्षित स्थानों पर पोजीशन लो जल्दी। सैनिक पूरी शक्ति से इधर उधर दौड़े, लेकिन तब तक उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी। धाए 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 धड़ाम। उफ आह। पलक झपकते ही तमाम सैनिकों की लाशें वहाँ बिछ गई। हुर्रे, हमारा मार्ग साफ हो गया अंकल। शाबाश राम बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बेटे, मुझे यकीन नहीं होता तुम इतने कुशल योद्धा हो। तुम्हारी योजना वास्तव में शानदार थी। मुझे आश्चर्य है कि तुमने इतनी छोटी सी उम्र में हैंड ग्रेनेड फेंकना, रेन गन चलाना, द्वंद्व युद्ध के सारे दांव पेच कैसे सीख लिए। यह सब मेरे डैडी से सीखा अंकल। इन सब आर्ट के अलावा मैं हर प्रकार के वाहन और विमान भी चला सकता हूँ। ओह माय गॉड, क्या ये सच है? बिल्कुल सच अंकल, आपको समय आने पर आपको प्रमाण भी मिल जाएगा। आइए अंकल, अब देर न करिए। तो वो लोग बातें करते हैं वहाँ से निकल जाने के लिए। उन्हें डर ये लगता है कि कई और सैनिक वहाँ पे जल्दी आना धमके। ईश्वर की कृपा से उस जीप को कोई क्षति नहीं पहुँची थी। अतः मेजर आसिफ ड्राइविंग सीट संभाली और राम रहीम की सीट पर बैठते ही उन्होंने जीप को दौड़ा दिया। शीघ्र ही उन्होंने जीप को एक कच्ची सड़क पर उतार दिया। कुछ देर बाद, लो दरिया आ गया, तुम लोग यहाँ से उतर जाओ, मैं जीप को पास की झुरमुट पे छिपा के आता हूँ। ठीक है।
राम रहीम जीप से उतरकर वहीं खड़े हो गए और मेजर आसिफ जीप को लेकर एक तरफ चल पड़े। मेजर आसिफ को जीप छिपाकर वहां लौटते ज़्यादा देर नहीं लगी। चलो, अब हमारा निवास स्थान पास ही है। अंकल ने ठीक कहा था, अब तो वह सुरंग ही हमारे लिए अस्थायी निवास होगी। रात का समय था, लेकिन चांद की रोशनी में बखूबी देख सकते थे काफ़ी देर तक चलने के बाद। तुम लोग यही ठहरो, मैं सुरंग का मुंह खोलता हूँ। मेजर आसिफ लकड़ी की मदद से मिट्टी के लोदे को हटाने लगते हैं। लगभग 20 मिनट बाद उनकी मेहनत रंग लाती है। सुरंग के भीतर प्रविष्ट होने के पश्चात उन्होंने सुरंग के मुंह पर घास फूस के ढेर लगा दिए। ये तो बड़ा अंधेरा है, हाथ नहीं सुझाई दे रहा है। मेरी कमीज को सहारा लेकर आ जाओ। में एक ऐसी जगह है जहाँ ऊपर छिद्र, उन छिद्रों से छनकर रोशनी भीतर आती है। हमारे उठने बैठने के लिए वही स्थान सबसे उपयुक्त होगा। और वे मेजर आसिफ के कहने अनुसार एक दूसरे की कमीज पकड़कर आगे चलने लगते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद थोड़ी एक प्रकाश आती दिखाई पड़ती है उन्हें। वे वहीं पर बैठ जाते हैं। उसके बाद वे आगे की योजना बनाने लगते हैं कि जितनी जल्दी हो सके यह देश छोड़ दे। देश छोड़ने की बात वो लोग आपस में करते हैं। राम भैया, हमें एक विषय में और सोचना है। मेरी अम्मी और पापा की जान भी खतरे में है। हो सकता है कि हमारे चक्कर में पुलिस और जासूस उन्हें परेशान कर रहे हों। अतः पहले 10 छोड़ने से पहले उनके लिए भी कुछ करके जाना हो। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। रहीम अपने माँ बाप और घर वालों को ले जाने के लिए सोचता रहता है। अभी रहीम कुछ कहने ही जा रहा होता है, तभी एक आवाज़ आती है, गड़गड़ गड़गड़, खड़ खड़ खड़। ओह, ये तो गाड़ियों का शोर मालूम होता है। हाँ, गाड़ियों के इंजन का स्वर है और शायद बहुत सी गाड़ियाँ इस सुरंग के पास ही आ रही है। इसका मतलब है कि दुश्मनों को हमारे यहाँ छुपे होने की भनक मिल चुकी है। उसे डाउट हो जाता है कि उस सुरंग के बारे में कैसे पता चलता है उसे। यह कहकर मेजर आसिफ वहाँ से चल देता है। ओह, तो हेलीकॉप्टर द्वारा हमारी खोज किए रहते। खड़ 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 खड़। आसिफ रिलैक्स होकर के वापस लौट आता है। वे लोग कुछ समय तक वहीं पर छुप कर रहने का प्लानिंग करते हैं, राम और रहीम। वह किसी आंटी को मकान से निकाल लाने की बात सोचता है राम। और वो जिन्होंने उनको समझाता है, उस अधिकारी को,
जल्दी ही वो मेजर आसिफ की कोठी पर पहुंच जाता है। तभी उसे कोई रोक लेता है। उस व्यक्ति ने अपने हाथ से कुछ निकालना चाहा, तभी राम उसे बेहोश कर देता है। बेहोश करके अब आगे की सीरीज में हम देखते हैं आग का तूफान कॉमिक्स में क्या होता है। कृपया करके दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा, और कृपया करके बताएं कि आपको कौन सी कॉमिक्स चाहिए।